हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा था एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट के एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में, और वो है हमारा टाइट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये है हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और हमारी आज की क्लास का जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो है टाइट्रेशन। ये एक नई टेक्निक हो गई आप लोगों के समझने के लिए, बट इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे कंसेप्ट वही हैं जो हम इक्विवेलेंट चैप्टर में अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि टाइट्रेशन होता क्या है, और हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो व्हाट इज टाइट्रेशन? इट इज अ टेक्निक of it is a technique to measure it is a technique to measure concentration or volume of a unknown solution, of an unknown solution with the help of known solution। आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन ऐसा है जिसका या तो कॉन्सेंट्रेशन पता है तो वॉल्यूम पता नहीं है, वॉल्यूम पता है तो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। तो अननोन सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टी हैं उन्हें हम नोन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से मेजर कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात आप लोगों को स्टूडेंट? चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ टर्म्स नई है जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते हैं। देखो, जो टाइट्रेशन की डेफिनेशन हमने लिखवाई है उसमें एक वर्ड हमने यूज़ किया है अननोन सॉल्यूशन का, और एक हम बात कर रहे हैं नोन सॉल्यूशन के बारे में। ये जो पूरा प्रोसेस है टाइट्रेशन का जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक हम टर्म यूज़ करेंगे। वन बाय वन हम उन टर्म्स को रिवील कर रहे हैं, और वही हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। देखो, हमारे पास सबसे पहले जो टर्म आ रही है वो है टाइट्रेंट। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम इस पूरे प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, वो है हमारे पास में टाइट्रेंट। क्या होता है टाइट्रेंट? इट इज अ रीएजेंट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। एक ऐसा रिएजेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है एंड वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम भी आपको पता है। ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया है विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, इसे ही हम टाइट्रेशन प्रोसेस में कह देते हैं टाइट्रेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, उसे हम कह देते हैं टाइट्रेंट। ओके, इसे हम नॉन सॉल्यूशन भी कह रहे हैं। इसका अदर नेम क्या है? इसका नाम नॉन सॉल्यूशन तो है ही सही, हम इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कह देते हैं। आप तीनों नाम ले सकते हो इसका, नॉन सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइट्रेंट, तीनों ही हमारे नाम सही हैं। ओके, बट अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंसेप्ट नया है टाइट्रेंट के अंदर। वो क्या है? अगर हम टाइट्रेंट को क्लासीफाई करना चाहें, एक होता है हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसे आप प्राइमरी टाइट्रेंट भी कह सकते हो। इसे आप
प्राइमरी टाइट्रेंट भी कह सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें लेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अवेलेबल है। स्टूडेंट, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ही कम अमाउंट की है। अब एक बात बताएं, अगर इम्प्योरिटी कम अमाउंट की है तो क्या हमारे पास में इनके प्योर होने का कोई एडवांटेज है? बिल्कुल एडवांटेज है। जब हम इन्हें एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करेंगे तो इम्प्योरिटी अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी। आपने मेजर किया सॉल्यूशन का वेट कितना है, वो सॉल्यूशन का वेट अपनी कॉन्सेंट्रेशन और अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पूरे प्रोसेस में रोल प्ले करेगा। क्लियर? यहां पर जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है वो इतना नेग्लिजिबल है कि जो हमने वेट लिया है वो हम सॉल्यूशन का एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वेट मान सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर सिर्फ इसको हम जैसे हमने वेट किया डायरेक्टली आप सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास में इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है प्राइमरी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। इसके बाद में अगर हम बात करें, हमारा सिल्वर नाइट्रेट अवेलेबल है, कॉपर सल्फेट अवेलेबल है ना, ETC। दे आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ substances or solution which can be used as primary or standard solution. Is this clear? सेकेंड हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, इसे हम कह देते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देखो अब अगर प्राइमरी का मतलब ये था कि लेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है, जैसा हमने इनको वेट किया उसको आप एज अ स्टैंडर्ड उसका एब्सोल्यूट वेट मान करके रिएक्ट कर सकते हो, रिएक्शन में यूज, प्रोसेस में यूज कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? इसमें हम कहते हैं एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसे हम टाइट्रेंट की तरह यूज करना चाहते हैं, इनमें एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अवेलेबल होता है। स्टूडेंट, एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैंने सॉल्यूशन लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आप ये बात जानते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी है, ये बहुत सारी इम्प्योरिटी अपने अंदर ट्रैप कर सकता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी भी होंगी, इसमें सोडियम सल्फेट की इम्प्योरिटी भी होंगी, और क्योंकि ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी होगी। स्टूडेंट, मुझे सिर्फ ये अमाउंट डिजायर था, मुझे सिर्फ ये अमाउंट डिजायर्ड था। ये सारे के सारे सब्सटेंस जो है वो अनडिजायर्ड हैं, ये अनडिजायर्ड हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे इसके अंदर मिल रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है? बिल्कुल है। तो हम इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? हम इसे नॉन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी तरह कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है? उसके लिए हम क्या बात कर रहे हैं? दे आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिनके अंदर एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अवेलेबल होगा, मुझे इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए, इसको स्टैंडर्ड कंसीडर करने के लिए मुझे जो सब्सटेंस है सिर्फ वही चाहिए, लेकिन इम्प्योरिटी आ तो रही है। तो हम क्या करेंगे? पहले सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम
मेजर करेंगे मास और वॉल्यूम मेजर करेंगे बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड, और तब जाके हम इसे एज अ टाइट्रेंट यूज कर पाएंगे। अब अगर आपके पास में बात आती है सेकेंडरी सॉल्यूशन आई टाइट्रेटेड बाय यूजिंग, एक सब्सटेंसेस होता है, इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ तो हम यूज कर ही सकते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोजन फ्थलेट, ये हमारे पास में इट इज पोटेशियम हाइड्रोजन फ्थलेट, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसको यूज करके हम हमारा जो सेकेंडरी सॉल्यूशन है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। या तो आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर लीजिए या फिर ये सब्सटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज टाइट्रेशन क्या है हमारे पास टाइट्रेंट, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। देखो, अभी तक जो मैंने टाइट्रेशन की डेफिनेशन लिखी थी उसमें आपने नॉन सॉल्यूशन को ही एक टर्म दी है, दैट इज टाइट्रेंट, लेकिन हमारे पास में अननोन सॉल्यूशन भी तो है। इस अननोन सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? तो इस अननोन सॉल्यूशन को हम नाम दे रहे हैं टाइट्रेट। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? टाइट्रेट। व्हाट इज टाइट्रेट? इट इज अ reagent of unknown concentration and volume. Is this clear? जो भी हमारे पास में रिएजेंट है जिसकी या तो कॉन्सेंट्रेशन आपको मेजर करनी है या वॉल्यूम आपको मेजर करना है, जिस भी सॉल्यूशन की चीज प्रॉपर्टी अननोन है उसे हम टाइट्रेंट कह देते हैं। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टाइट्रेशन के लिए हमारे पास में है वो है इक्विवेलेंस पॉइंट। वो क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय दैट? इट इज अ पॉइंट वेयर milli equivalent of titrant are equal to milli equivalent of titrate. Milli equivalent of titrate. टाइट्रेंट और टाइट्रेट के मिली इक्विवेलेंट जिस पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं उसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट अगर हम मान रहे हैं कि टाइट्रेट की नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट क्या हो जाएगा? N1 V1 हो जाएगा। ये हम इक्विवेलेंट चैप्टर के शुरुआत में जब नॉर्मेलिटी हम लोगों ने पढ़ा था तब हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर मेरे पास में जो टाइट्रेट है उसकी नॉर्मेलिटी N2 है और उसका वॉल्यूम V2 है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट क्या हो जाएंगे? N2 V2। ठीक है, तो हम एंड पॉइंट क्या कब कहेंगे? हम कह रहे हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जब आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तब N1 V1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होगा N2 V2 के। क्लियर? जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट है वो बराबर हो जाएंगे टाइट्रेंट के मिली इक्विवेलेंट के, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो, अभी मैंने क्या कहा? टाइट्रेट क्या है? जिसके अननोन है, या तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता या वॉल्यूम नहीं पता, दोनों में से एक चीज आपको पता होगी। देखो, अगर मेरे पास N1 पता है, V1 पता है, N2 पता नहीं है लेकिन V2 में जानता हूं, तो क्या इन सारी नोन क्वांटिटी से मैं अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूं?
हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट के बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो गए हैं तो ये इक्वेशन फुलफिल होगी। मुझे N1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, N2 नहीं पता, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से N2 की वैल्यू पता लगा सकता हूं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं स्टूडेंट। ये है हमारे पास में मिली इक्विवेलेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होना। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई आप लोगों को? काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल चीजें हैं हमारे पास में। और नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टर्म हम इस मेथड के लिए पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में एंड पॉइंट। वो है हमारे पास में एंड पॉइंट। व्हाट इज एंड पॉइंट? इट इज अ पॉइंट at which, what is the point where at which indicator start to change its color। अगर एक ऐसा हमारे पास में पॉइंट आ जाता है जब को जो भी इंडिकेटर हम टाइट्रेशन के लिए ले रहे हैं उसका कलर चेंज होने लग जाए, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो पॉइंट हमारे पास में एंड पॉइंट होगा। ओके, सो स्टूडेंट, जो भी हमने चारों डेफिनेशन एक नई टर्म इस मेथड के लिए पढ़ी हैं उनके बीच में अगर हम रिलेशन बताएं तो हम ये कह सकते हैं फॉर अ परफेक्ट टाइट्रेशन। किसी भी एक परफेक्ट टाइट्रेशन की कंडीशन क्या होगी? जब उसका एंड पॉइंट जो है वो बराबर होगा उसके इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए। अगर किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ये हमारे पास एक परफेक्ट टाइट्रेशन कहलाता है। क्लियर? इज दिस क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने देखा अभी तक आज की क्लास में टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन की, जिसकी या तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता या उसको वॉल्यूम नहीं पता, हम उसे स्टैंडर्डाइज करेंगे एक नोन सॉल्यूशन से और पता लगाएंगे कि अननोन पैरामीटर क्या है। क्लियर? दिस ऑल मेथड इज नोन एज टाइट्रेशन। स्टूडेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, टाइट्रेशन में अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ टाइट्रेशन के बारे में कि कितने टाइप का टाइट्रेशन हो सकता है। हमारे पास मल्टीपल जो भी हम रिएक्शन टाइट्रेशन करवा रहे हैं उसके पास काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनका टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ टाइट्रेशन के बारे में। कितने टाइप का टाइट्रेशन हो सकता है? इसमें सबसे पहला होगा एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकंड है हमारे पास में रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब देखो, जो हमारे पास में हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमारे पास सेकंड आ सकता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं परमैंगनेट टाइट्रेशन के बारे में, परमैंगनेट टाइट्रेशन के बारे में, या हम बात कर रहे हैं डाइक्रोमेट टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर जिस रिएजेंट को हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइट्रेशन को क्लासिफाई किया जाता है। और रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है जिसे हम क्लास में अभी पढ़ेंगे भी सही। इट इज आयोडो और आयोडोमेट्री। इट इज आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। स्टूडेंट, नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट कि ये सर लिख क्या रहे हैं। हम हर एक चीज को यहां पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास में होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और एक हमारे पास में आ जाएगा
कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टूडेंट, ये 4 तरह के टाइट्रेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें रेडॉक्स टाइट्रेशन को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। हम हर एक टाइट्रेशन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि एसिड और बेस टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ टाइट्रेशन आई थिंक आप लोगों ने लिख लिए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। जितने टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन हमने लिखे हैं, हर टाइट्रेशन की एक स्पेसिफिक क्वालिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है। इज दिस क्लियर? सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, वो है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, वो है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। ये है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। स्टूडेंट, एक बात आप मुझे बताओ, देखो इस टॉपिक तक आने से पहले हम छोटा सा एक डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में एसिड अवेलेबल है और मेरे पास बेस अवेलेबल है, दोनों को अगर मैं आपस में रिएक्शन करवाता हूं तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर यहां से निकल जाता है। आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एसिड है वो हमारे बेस के हाइड्रोक्साइल से रिएक्शन करेगा और हमारे पास वाटर बनेगी, तो सॉल्ट हमारा बन जाता है XY या YX आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट एक बात आप मुझे बताइए स्टूडेंट, दोनों की क्वांटिटी सेम थी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल था। जैसे कि अगर मैं एसिड ले लेता हूं HCl और मैंने बेस ले लिया है NaOH, अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा? क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा? यस और नो? ठीक है, अब इसी मेथड को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो मेरे पास में एक है सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 क्या है? मेरे पास में एसिड का एक सॉल्यूशन है, एसिड HCl का एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है एसिडिक इंडिकेटर। इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया है? एसिडिक इंडिकेटर ऐड कर दिया है। अब हमारा एसिडिक इंडिकेटर क्या होता है? एसिडिक इंडिकेटर हम यहां पर यूज कर रहे हैं फिनोफ्थेलीन। देखो हम यहां पर एसिड है और एसिड के अंदर एक एसिडिक इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, इट इज फिनोफ्थेलीन। ओके, और हमारा एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन 2 हम क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम यहां पर ले रहे हैं। क्लियर? अब देखो अभी तक हमने इन्हें मिक्स नहीं किया है। थोड़ा सा बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। स्टूडेंट, इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जो या तो एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में खुद के कलर को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक नेचर का होगा। जो हम बात कर रहे हैं फिनोफ्थेलीन के बारे में, स्टूडेंट जो हम बात कर रहे हैं फिनोफ्थेलीन के बारे में, इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। फिनोफ्थेलीन क्या होता है? ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करता हूं तो फिनोफ्थेलीन का कलर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर ये बेसिक मीडियम में चला जाएगा तो इसका कलर बदल जाएगा और कलर क्या हो जाएगा? इसका पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पीएच रेंज की, कि फिनोफ्थेलीन की वर्क करने की पीएच रेंज कितनी होती है। देखो एसिड में तो कोई पीएच चेंज का बिहेवियर शो करेगा नहीं क्योंकि खुद एसिड है। ये पीएच कब चेंज करेगा? किस पीएच चेंज पर खुद का कलर चेंज करेगा? जब बेस आएगा।
तो बेस के लिए फिनोल्फथालीन की वर्किंग कंडीशन होती है 3.8 to 10। अगर पीएच रेंज इसके बीच में है तो फिनोल्फथालीन अपना कलर चेंज करके बता देगा कि मीडियम जो है वो बेसिक हो चुका है। क्लियर? तो हमारे पास फिनोल्फथालीन क्या है? फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन की पीएच के चेंज के अकॉर्डिंग खुद का कलर चेंज कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने फिनोल्फथालीन का। क्या हम कोई और इंडिकेटर भी जानते हैं जो एसिडिक नहीं है, जो बेसिक है? बिल्कुल जानते हैं। वो है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। वो है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। व्हाट इज मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। ये क्या है? ये एक वीक ऑर्गेनिक बेस है। अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम की, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा रेड। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज नहीं होता। सो हम ये कह रहे हैं नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। और अगर हम बात करते हैं किस पीएच रेंज के लिए ये काम कर सकता है, तो ये पीएच रेंज हमारे पास में उसकी हो जाएगी 3 to 4.5। 3 से लेकर के 4.5 तक की पीएच रेंज जो होती है वो हमारे पास में यहाँ काम आ रही है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एसिड बेस इंडिकेटर के लिए हम फिनोल्फथालीन, एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हम फिनोल्फथालीन को भी एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और मिथाइल ऑरेंज को भी एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। चलो आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा सॉल्यूशन 1 है एसिड का, जिसके अंदर मैंने एसिडिक इंडिकेटर ऐड किया है, दैट इज फिनोल्फथालीन। और दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन है बेस का, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए, एसिड है, H+ देगा, Cl- देगा, और इसके साथ में हमारा फिनोल्फथालीन जो है वो यहां पर अवेलेबल है। ये HPH रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर इंडिकेटर फिनोल्फथालीन रखा हुआ है। क्लियर? अब जैसे ही मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इस NaOH को इस सॉल्यूशन में ऐड करता चला जाऊंगा, स्टूडेंट देखिएगा, ये जो इंडिकेटर है ये खुद भी एसिडिक है। मतलब ये कलर चेंज कब शो करता है? जब बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, ये मेरे पास में एसिड ऑलरेडी है। अब जैसे ही मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे करके NaOH को इसमें ऐड करूंगा, मेरे पास Na+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही NaOH को मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, क्या फिनोल्फथालीन अपना कलर चेंज करके बताएगा कि बेस आ गया है? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जितना भी H- रिलीज होगा वो H+ के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा वाटर। जितना भी H+ हमारा अवेलेबल हो, जितना भी OH- आएगा वो OH- आएगा, वो वाटर H+ के साथ मिलकर बना लेगा वाटर, और रिमेनिंग हमारा NaCl बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक। अब क्या अभी तक इस इंडिकेटर ने कोई रोल प्ले किया है? नहीं किया है। अब जब तक कि सॉल्यूशन में H+ अवेलेबल है या सॉल्यूशन के अंदर जितना भी H+ है वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक फिनोल्फथालीन अपना कलर चेंज शो नहीं करेगा। हमने ये माना, हम जो ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे थे, सारा का सारा HCl जो है वो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, जब HCl के मिली इक्विवेलेंट NaOH के मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे, ओके, मतलब ये था मेरे पास में H+ और Cl-, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है N1, वॉल्यूम है V1,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन है N2, वॉल्यूम है V2। जब तक मेरी ये कंडीशन नहीं आ जाती तब तक हमारा वाटर और HCl बनता रहेगा। जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाता है, जब टाइट्रेट और टाइट्रेंट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तब हमारे पास में क्या होगा कि ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा और HCl और H2O बनता रहेगा। अगर उसके बाद भी आप NaOH ऐड करते रहोगे तो स्टूडेंट, मैंने अभी अभी कहा कि ये HCl सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है, अब HCl नहीं बचा न्यूट्रल होने के लिए। जैसे ही एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा आपने इसे ऐड किया, फिनोक्सिलिन क्या है, ये एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही फिनोक्सिलिन एक्टिव हुआ, एक्टिव होने का मतलब क्या है, यहां पर कलर का चेंज होना। कलर का चेंज क्या होगा, ये कलरलेस से पिंक में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अब OH- की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही है। क्लियर? जितना HCl लिया था वो तो NaCl और H2 में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक्स्ट्रा NaOH अगर आप डाल दोगे तो फिनोफ्थलीन उसकी प्रेजेंस में कलर चेंज करके बता देगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। इज दिस क्लियर? तो आप लोगों को पता चल गया कि इंडिकेटर जो है वो किस तरह से टाइट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये कैसे होगा, अब हम डायग्राम के बिहाफ पर यहां पर देख रहे हैं। तो हम कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन यहां पर करने वाले हैं। देखो मेरे पास यहां पर टाइट्रेट क्या अवेलेबल है, टाइट्रेंट क्या अवेलेबल है, टाइट्रेंट है HCl जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1, ये मुझे नोन है। ठीक है, अब मेरे पास में टाइट्रेट क्या है, टाइट्रेट क्या है, देखो टाइट्रेट है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका वॉल्यूम मुझे नोन है, लेट मी रीराइट इट अगेन। मुझे इसकी नॉर्मेलिटी नोन है, मुझे इसका वॉल्यूम नोन नहीं है। मुझे इसकी नॉर्मेलिटी पता है जो सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस का ले रहा हूं, लेकिन मुझे इसका वॉल्यूम नहीं पता कि ये कब हमारे HCl को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। स्टूडेंट देखना, हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके ऊपर मेजरिंग स्केल भी होता है, और उस मेजरिंग स्केल के साथ साथ इसका जो लोअर एंड नैरो एंड होगा वहां पर एक स्टॉप कॉर्क भी लगी हुई होती है। दिस इज आवर स्टॉप कॉर्क। और इस जो फनल है, जो लॉन्ग फनल हमारे पास में अवेलेबल है जिसे हम ब्यूरेट कह देते हैं, इसके नीचे हम एक फ्लास्क के अंदर रखते हैं हमारा टाइट्रेट। ये जो हमारे पास बन रहा है इसके अंदर हम लोग रख देते हैं हमारा नॉन सॉल्यूशन जिसे हम कह देते हैं टाइट्रेंट। देखो ये रहा हमारे पास में टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या, ये है हमारा टाइट्रेंट, और टाइट्रेंट हमने क्या लिया है यहाँ पर HCl। ऐसा HCl जिसकी N1 नॉर्मेलिटी भी मुझे नोन है और जिसका वॉल्यूम भी मुझे ऑलरेडी पता है। ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसे कहा जाता है ब्यूरेट, इसे कहा जाता है ब्यूरेट। ब्यूरेट एक ऐसा डिवाइस और एपरेटस आप कह सकते हो जिस पर मेजरिंग स्केल लगा हुआ होता है कुछ इस तरह से। कितना ml या कितना वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है ये आप इस स्केल पर से देख करके पता लगा सकते हो। ठीक, मैंने क्या किया, जो मेरा टाइट्रेट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसका सैंपल मैंने यहां पर ले लिया। सॉरी, यहां की, चलो हम ये अज्यूम करें कि हम इसकी नॉर्मेलिटी भी नहीं जानते, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया, ब्यूरेट में मैंने ले लिया है 100 ml NaOH, 100 ml NaOH। NaOH क्या है हमारा टाइट्रेट, ये टाइट्रेंट नहीं है, ये अननोन है।
ठीक है, मैंने 100 ml मेजर करके NaOH को इस सॉल्यूशन इस ब्यूरेट के अंदर फिल कर लिया है और नीचे मैंने एक नॉन वॉल्यूम का और नॉन नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन ले लिया है। स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो कॉर्क है इसको जेंटली ओपन करना है। ये जो स्टॉप कॉर्क है इसको जेंटली ओपन करना है। देखो एक सेकेंड, ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा HCl का, इसमें हम लोग ले रहे हैं इंडिकेटर ऑल्सो। इसमें हम इंडिकेटर भी ऐड कर रहे हैं और इंडिकेटर हमने कौन सा लिया है? इंडिकेटर हमने लिया है फिनोफ्थलीन। इंडिकेटर हम कौन सा ले रहे हैं? फिनोफ्थलीन ले रहे हैं। ये भी एक एसिड इंडिकेटर ही है। क्लियर? देखो, क्या फिनोफ्थलीन एसिड की प्रेजेंस में कलर चेंज करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस स्टॉप कॉर्क को जेंटली ओपन करूंगा, मुझे ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा ये जो सॉल्यूशन है NaOH का, ये इस कंटेनर में कलेक्ट होते रहना चाहिए। ठीक है, अब मुझे अगर अननोन सॉल्यूशन, देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप चला तो मैं यहां पैरामीटर से बता सकता हूं कि कितना वॉल्यूम, देखो 100 ml लिया था। ठीक है, अगर इस कलरलेस सॉल्यूशन का कलर पिंक चेंज होगा और मान लो वो 60 ml पर आकर के खत्म हुआ, स्टूडेंट सुनना, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है HCl का और फिनोफ्थलीन भी कलरलेस ही है, एसिडिक मीडियम में है क्योंकि इसलिए जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करने पर इस सॉल्यूशन का कलर पिंक होने लग जाए, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जितना HCl यहां पर है वो सारा का सारा न्यूट्रल हो चुका है। इसका मतलब अब इसके अंदर OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन का कितना ml यहां पर आ चुका है? देखो मैंने लिया कितना था? 100 ml। ये कितने ml पर आकर के रुक गया है यहां पर मुझे पता चल जाएगा। 60 ml अभी तक फिल्ड है, मतलब कितना यहां पर आ चुका है? क्या 40 ml NaOH में यूज कर चुका हूं, हाँ या नहीं? देखो 100 ml मैंने मेजर करके डाला था, 40 ml मुझे यहां इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जो सारा का सारा वॉल्यूम है वो यहां पर आ चुका है। वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन का HCl से रिएक्ट कर चुका है। तो 40 मेरा V1 हो गया। अच्छा देखो इसका ये हो गया, ठीक है, V2 हो गया 40 ml, N1 मुझे पता है, V1 मुझे पता है, N2 मुझे पता लगाना था। तो डिवाइड बाय 40 अगर मैं कर दूंगा तो क्या मुझे इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी? ठीक है, जब एंड पॉइंट आएगा, जब एंड पॉइंट की कंडीशन हमारे पास में क्या होगी? N1 V1 जो HCl सॉल्यूशन के लिए है, इट मस्ट बी इक्वल टू 40। 40 कहां से आया? 100 मैंने ऑलरेडी लिया था, ये 60 पर आकर के रुक गया है। 60 पर आकर के क्यों रुक गया है? मैंने स्टॉप कॉर्क को बंद क्यों किया? देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH HCl में मिल रहा था, जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हुआ मैंने स्टॉप कॉर्क को बंद कर दिया और बंद करते ही देखा कि वाटर का वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बाकी है? 60 ml बाकी है। इसका मतलब 100 में से 60 ml यहां पर आ चुका है, तो 40 ml ऑलरेडी यहां पर है ना। 40 ml इस सॉल्यूशन का आया, इसका नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, 40 ml NaOH की आ गई, तब जाकर के एंड पॉइंट दिख रहा था। तो हम ये कह सकते हैं इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे पास इस वाले सॉल्यूशन की। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लगा करके हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पता लगा ली है। स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? दिस इज नोन एज सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन, और कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? टाइट्रेट। आप रिवर्स भी कर सकते हो, HCl की भी कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम पता लगा सकते हो यहां पर। क्लियर है ये बात? एट द एंड पॉइंट हम इस कैलकुलेशन से पता लगा लेंगे कि कितनी नॉर्मेलिटी थी हमारे NaOH के सॉल्यूशन की। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारे पास में एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? इस फिगर को हमें अभी यूज करना है।
तो हम बात कर रहे हैं कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं उसका कर्व कैसा आएगा, और ये कर्व किसके बीच में आएगा? दिस कर्व इज बिटवीन pH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये कर्व आ रहा है सॉल्यूशन की pH वैल्यू और सॉल्यूशन NaOH की जो pH वैल्यू है और NaOH की जो वॉल्यूम है उसके बीच में ये कर्व हमारा आएगा। देखो स्टूडेंट, अगर मैं HCl की बात करता हूं तो इनिशियली हमारे पास में जो NaOH का वॉल्यूम हमने ऐड किया था वो कितना है? 0। वॉल्यूम ऑफ NaOH, देखो वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारे पास में ले लिया हमने और ये ले ली हमने pH वैल्यू। ठीक है, जब इनिशियली हमने कोई वॉल्यूम ऐड नहीं किया था 0, तो pH थी 1 क्यों थी? क्योंकि ये HCl है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके सॉल्यूशन की pH हमने 1 मान ली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टॉर्क कॉर्क को ओपन करके जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं 1 ml करके यहां पर NaOH को HCl में ऐड करता रहूंगा, तो हमारे पास में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की pH में भी चेंज आता रहेगा। अगर ये 10 हो जाएगा, मतलब कि मैंने 10 ml वॉल्यूम, देखो मेरे को 40 तक कंज्यूम करना है, तो फॉर एग्जाम्पल तो जैसे ही 10 ml हमारा चला जाएगा तो हमारी pH हो जाएगी 1.18। जैसे ही 20 ml हमारा कंज्यूम होगा ये हो जाएगी 1.37। जैसे ही 30 ml यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगी 1.69। और जैसे ही 40 ml में यहाँ पर ऐड कर चुका होगा जो कि एग्जैक्ट न्यूट्रल कंडीशन है, हमारी pH हो जाएगी 3। ओके, सॉरी, हम एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट इटसेल्फ। ओके, ये देखो 30 पर ये होगी 1.60, 40 पर ये हो जाएगी 1.96 pH ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। एंड जैसे जैसे वॉल्यूम हम यहाँ पर NaOH का इस कंटेनर में ऐड करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बात को। 40 से जैसे ही मैं 49 पर चला जाऊंगा, मैंने क्या कहा था, हम स्टॉर्क कॉर्क की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 ml करके NaOH को यहां पर ऐड कर रहे हैं। यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH हम यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही 49 pH हमारे 49 वॉल्यूम 49 ml में NaOH का यहां पर ऐड कर चुका होगा, हमारे पास pH आ जाएगी 3। आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंज है, 1.96 से एग्जैक्टली 3। और अगर मैंने सिर्फ 1 ml और ऐड कर दिया है, अगर मैंने सिर्फ 1 ml और ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी एग्जैक्टली 70 की। देखो हम यहां पर क्या अज्यूम कर रहे हैं, N1 है हमारे पास 0.1। चलो मैं इसको इसी प्रॉब्लम को जो डेटा आपको बता रहा हूं उसकी प्रॉब्लम को हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्मेलिटी है 0.1 और V1 है हमारे पास 100 ml। V1 कितना है हमारे पास में 100 ml। और ये जो नॉर्मेलिटी हमारे पास में दूसरे सॉल्यूशन की आ रही है NaOH की, N2 जो होगा ये हमारे पास में है 0.1। अगर मैं इस पूरे डेटा को लेकर के चलूं और वॉल्यूम चेंज करते करते सॉल्यूशन की pH को मैं ऑब्जर्व करूं, तो ये वेरिएशन हमारे पास में आ जाएगा। एक्चुअली ये 70 नहीं होगा स्टूडेंट, इसको करेक्ट कीजिएगा, इट इज 7। और अगर मैं इसी डेटा को कंप्लीट करूं 51 के लिए, देखो 49 था, pH आई थी 7। सिर्फ 1 ml ऐड करते ही इस डेटा के अकॉर्डिंग 50 ml ऐड करते ही 50 ml ऐड करते ही हमारे पास pH हो जाएगी एग्जैक्ट 7। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो
N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये मुझे पता है इट इज 0.1, ये मुझे पता है इट इज 50, N2 मुझे पता है 0.1। तो यहां पर जब 50 ml आएगा तब एग्जैक्ट pH हमारी जो है वो 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड जो है वो बेस से कंप्लीटली न्यूट्रल होने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 ml और ऐड कर दूंगा यहां पर, तो pH हमारी एग्जैक्टली चली जाएगी 11 तक, इंस्टेंटली जंप करके कहां चल जाएगी? 11 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये जो डेटा आपको दिया गया है, हमने फॉर एग्जांपल माना HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम है 50 ml, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और इसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता, मुझे पता लगाना है। तो टाइट्रेशन की इस हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कितने वॉल्यूम पर हमारा HCl जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपसे ग्राफ की बात की जाए तो यहां पर हम ले रहे हैं वॉल्यूम को, यहां पर हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहां पर हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaOH, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं pH वैल्यू को। ये रही 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने लिया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हमारे पास में आ गया 11 तक। देखो अगर मैं वॉल्यूम को pH के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 पर है हमारा 1, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, 10 पे हो जाता है हमारा 1.2, ये कुछ यहाँ पर आएगा, 20 पे हो जाता है 1.37, 1.37 ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, 30 पे है 1.60, ये थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, 40 पे है 1.96, अबाउट 2 के क्लोज में आएगा, अबाउट 2 के क्लोज में है। लेकिन जैसे ही मैं 49 मतलब 50 से 1 ml कम की बात करता हूँ, ये एग्जैक्टली चला जाएगा हमारे पास 2 के क्लोज से सीधे 3 पर। ओके, जैसे ही मैंने 50 ml ऐड किया, pH है 7, तो स्टूडेंट जब मेरे पास में ये वैल्यू 3 पर आ रही थी 49 की, आप ये देखिएगा 1 ml ऐड करते ही वैल्यू हमारी चल जाएगी 50 पर, दिस इज 7। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इंस्टेंटली कितना बड़ा हाइक आपको देखने को मिल रहा है pH में। और अगर मैंने 1 ml और ऐड कर दिया है तो हमारे पास pH चली जाएगी 11 की, जो हमारे पास ऑलमोस्ट इस कंडीशन में आएगी। क्लियर है? तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ कुछ इस कंडीशन में प्लॉट होता हुआ आपको दिखाई देगा। इज दिस क्लियर? अब देखो हमने यहां पर इंडिकेटर यूज किया है फिनोल्फ्थालीन का। आपको कलर चेंज कब शुरू होगा? जब ये 8.3 से 10 की रेंज में आपके जाएगा। आपको पता है मैंने आज अभी लिखवाया था कि फिनोल्फ्थालीन को एक्टिवेट होने के लिए क्या पीएच रेंज चाहिए? इट इज फ्रॉम 8.3 टू 10। तो ये हमारे पास ये रेंज आ जाती है, यहीं पर आपका इंडिकेटर का कलर चेंज होगा। क्लियर है? तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए देखा कि कर्व जो है वो कैसे प्लॉट किया जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन का। स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय द क्लास ऑफ टुडे। हमने आज की क्लास में बात करी व्हाट इज टाइट्रेशन, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी देखी और उसी के साथ हमने एसिड बेस टाइट्रेशन को भी कंप्लीट किया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।